आइए साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, अब तो बढ़िया ही क्वेश्चन आने वाले हैं सारे, तो आपको ठीक से करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए फिर क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है अ डाई, ऑब्वियसली दैट विल बी अनबायस्ड, अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। एक डाई को हमने 2 बार टॉस करा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a 4, 5 and 6 in first toss and a 1, 2, 3 और 4 on second toss। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। अब कितने खिलाड़ियों के मन में ये आया है कि हमें यहाँ 2 सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे? नहीं, हमें 2 सैंपल स्पेस नहीं बनाने पड़ेंगे और ना ही हमें 36 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें देखना है फर्स्ट डाई के इवेंट को हम ए मान लेते हैं। और फर्स्ट डाई का इवेंट क्या है? फर्स्ट डाई का इवेंट यह है कि फर्स्ट टॉस में हमें 4, 5, 6 मिले। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए के अंदर आ गया 4, 5, 6। ठीक है, अब फर्स्ट डाई का सैंपल स्पेस कितना होगा? फर्स्ट डाई में कुल मिला के 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुल मिला के 6 आ सकते हैं आउटकम। बट ए जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट से सेट निकलेगा उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि पहले टॉस में हमें 4, 5, 6 चाहिए, तो 4, 5, 6 कुल मिला के 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ए इवेंट की पहले टॉस में पहले डाई से कितनी हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो 3 बाई हम 6 लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 1/2 के। नाउ हम ये कर सकते हैं कि सेकंड जो हमारी डाई है, हमने ये तो नहीं बोला ना साइमल्टेनियसली करा, तो सेकंड डाई के इवेंट को हम एक काम करते हैं बी बोल लेते हैं। और वो इवेंट क्या है कि हमें सेकंड टॉस में या सेकंड डाई में 1, 2, 3, 4 मिले। हो ये भी सकता है कि एक ही डाई को हमने 2 बार टॉस करा हो। ठीक है, टॉस होता है ना, डाई को भी टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन को भी टॉस करते हैं, हाँ सर डाई को भी करते हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए? बी में 1 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए एंड 4 मिलना चाहिए। मतलब ये कुल मिला के बी के एलिमेंट आए 4। इसके भी सैंपल स्पेस में मैं इसे एस डैश बोल देता हूँ, उसमें कितने होंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई? ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अपॉन टोटल इन सेट एस। बी में है 4, टोटल है 6, ये आ गया 2/3। नाउ एक काम करते हैं, हम पी ए इंटू पी बी निकाल लेते हैं। पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है? 1/2, पी बी कितना है? 2/3। इससे कैंसिल हुआ, 1/3 के बराबर आ गया ना। अब हम एक काम करते हैं, ये तो हमारी एक हिसाब से पी इंटू पी बी निकली। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी के सेट में जितने एलिमेंट आएंगे उन्हें पता होना आपको चाहिए। तो ए और बी में क्या कॉमन है? 4 है, हाँ सिर्फ 4 है। सिर्फ क्या है? 4 है, 4 है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हुई? सोचो सोचो सोचो, कोई बात नहीं, सोचो सोचो। अगर मैं यहाँ पे 4/6 लिख दूंगा तब तो ये बराबर नहीं आया, 2/3 के बराबर आ गया। तो मुझे 4/6 लिखना चाहिए या 4/12 लिखना चाहिए, इतना भी सोचो, तब तो ये ठीक भी आ जाएगा। सोचो सोचो, 4/6 लिखूँ या 4/12 लिखूँ, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ, 4/6 लिखूँ या 4/12 लिखूँ? सर आप 4/6 लिखो, 4/12 लिखो, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो शो ही नहीं करना कि ये इंडिपेंडेंट है। हमें तो बस ये बोला है कि आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि हमें 4, 5, 6 मिले, किस में? पहले टॉस में, और 1, 2, 3, 4 मिले सेकंड टॉस में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें शो तो ये नहीं करना कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पर आपको भी पता है जब हम पहली डाई को टॉस करेंगे तो उसका जो भी आउटकम आएगा या रिजल्ट आएगा वो दूसरे डाई के टॉस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्वियसली दूसरी डाई के टॉस को अगर हम टॉस करें तो उसके जो आउटकम आएंगे वो पहले पे प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ऑब्वियसली दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, पहले से बात यह है कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, वी नो, हम जानते हैं कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्यों? पहले डाई को तो टॉस करा, किसी ने भी करा हो,
दूसरी डाई को टॉस करा, वो भी कोई भी कर सकता है। दोनों के आउटकम्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। हमें तो सिंपल ये चीज़ निकालनी थी और हमने निकाल ली ये चीज़। पी इंटू पी भी निकालना था क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों को, है ना। इधर से पकड़ो ए का, इधर से पकड़ो बी का, इसका मतलब 4 5 6 इधर से और 1 2 3 4 इधर से, दोनों को क्लब करके आंसर आ गया 1/3। इतनी बात थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये पहले से आप फील भी कर पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे और धूम धड़ाके से जी जान से हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि, ध्यान से देखना, इन्होंने बोला रमेश अपीयर फॉर एन इंटरव्यू for 2 posts A and B, for which सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली फिर ए के सिलेक्शन और बी के सिलेक्शन में ए प्रभाव नहीं डालेगा बी पे और बी प्रभाव नहीं डालेगा ए पे। प्रभाव मतलब अफेक्ट या इफेक्ट, ठीक है। सिलेक्शन आर इंडिपेंडेंट, इनके सिलेक्शन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी फॉर हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6 और ना झुकना ना रुकना करते रहना, एंड फॉर बी इज 1/7। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज selected for एटलीस्ट 1 पोस्ट। अब एटलीस्ट में आता है यूनियन, भैया बता रखा है ना, 0 से मैक्सिमम तक जाने। एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन, एटलीस्ट फॉर 1 पोस्ट। बस कहानी खत्म हो गई। जैसे ही मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट में यूनियन आता है तो आपको दोनों इवेंट का यूनियन निकालना है साहब, और ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमेश अपेयर हुआ 2 फर्म्स में 2 पोस्ट के इंटरव्यू के लिए, जैसे चेयरमैन और चपड़ासी। अरे दोनों हैं, आजकल बेरोजगारी है, चेयरमैन भी चलेगा चपड़ासी भी चलेगा, ठीक है। तो 2 पोस्ट के लिए वो क्या हुआ? अपेयर हुआ, ए और बी, चेयरमैन और चपड़ासी। पीएन फॉर विच, और दोनों ही अच्छी जॉब है, डिसेंट जॉब है। फॉर विच सिलेक्शन आर इंडिपेंडेंट, इन दोनों के लिए सिलेक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी फॉर हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6 एंड फॉर बी इज 1/7। तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि रमेश सिलेक्ट हो जाए। अब रमेश सिलेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, क्या पता वो इतना काबिल हो, उसे ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और दोनों मिल जाए, ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और दोनों मिल जाए। एटलीस्ट बोला ना, तो सिर्फ ए मिले वो भी चलेगा, दोनों मिले वो भी चलेगा, बी मिले वो भी चलेगा। तो मतलब यूनियन है, क्या है? यूनियन है। सबके लिए सेलेक्ट हो जाए वो, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? उसे ए ही मिले, बी भी मिले और दोनों भी मिल जाए, तो यूनियन का ये क्वेश्चन है। आपको कुछ इवेंट एसोसिएट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है कि रमेश जॉब लेने फर्म्स में जा रहा है, आपको इवेंट बोलने पड़ेंगे। तो लेट इवेंट हो गया दैट रमेश ही इज सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ए। पोस्ट ए के लिए रमेश सेलेक्ट हो जाए, वो हमने इवन इवेंट मान लिया, तो उसके पोस्ट ए में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इवन, और पोस्ट ए में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो मतलब ये चीज़ बन गई 1/6। नाउ E2 क्या है? E2 मान लें कि E2 इवेंट है दैट ही इज सेलेक्टेड फॉर पोस्ट बी। पोस्ट बी के लिए वो सिलेक्ट हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली PE2 होगी, और पोस्ट बी में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7 है। अब सिंपल सी बात यह है, हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो है प्रोबेबिलिटी कि उसे कम से कम 1 पोस्ट मिल जाए, एटलीस्ट 1 पोस्ट। कम से कम 1 पोस्ट मतलब वो अगर काबिल हुआ तो उसे ए भी मिलेगी, बी भी मिलेगी और दोनों भी मिलेगी। पर जाएगा तो वो चेयरमैन के लिए ही ना, चपड़ासी के लिए जाएगा नहीं, चेयरमैन के लिए जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 पोस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2, ये हमें चाहिए।
और ऑब्वियसली दोनों के सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो देखो आगे क्या कहानी चलेगी। तो हमें पता है एटलीस्ट जब भी बात होगी तो हमें यूनियन लगाना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। अब सिंस क्योंकि दोनों में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, अगर वो काबिल हुआ तो वो 12 घंटे वहाँ काम करेगा, 12 घंटे वहाँ काम करेगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो बनेंगे प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2। कोई शक वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, दोनों ही बन जाएंगे प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2। प्रोबेबिलिटी E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी E1 है 1/6, यह है 1/7 और माइनस मल्टीप्लाई बाई 1/6 इंटू 1/7। ऑब्वियसली आप एलसीएम ले सकते हैं, 7 6 जा 42, 6 7 जा 42, 7 6 जा 42 और यहाँ से आया 1, तो ये आपका आ गया 12/42, 12/42, 7 और 6 13, 13 माइनस 1 12, ये आ गया 6/21, ये आ गया 2/7, 2/7 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, शाबाश। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, फॉन्ट छोटे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आंखों के आगे चश्मे लगाओ 2-3, हो जाएगा फॉन्ट बड़ा। अरे सर हम स्क्रीन शॉट लेके कर लेंगे, नहीं उसी समय करना है, ऐसा नहीं कि आप बाद में करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी बेस के आएंगे तो मैं तो यही सोच रहा हूँ यहाँ पे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन वो कैसे होंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो पहले क्वेश्चन लिखूँगा फिर आंसर बताऊँगा आप लोगों को। इसमें फिर स्क्रीन शॉट नहीं चल पाएगा, आपको सारा साथ साथ करना चाहिए बच्चों, ठीक है। हाँ स्क्रीन शॉट लेके मत करना। देखो क्वेश्चन है कि ए एक बंदा है तो ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन अ बुक। कोई होगा ये बच्चा, गिवन इन अ बुक। और दूसरा है बी कैन सॉल्व 70%, बी जो बंदा है वो 70% होगा, चिंटू पिंटू मिंटू ऐसे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट आगे तो यूनियन है भैया और कुछ नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम, विल सॉल्व अ रैंडम प्रॉब्लम। रैंडम जरूरी है ना, नहीं तो रट के आओगे घर से उसका सॉल्यूशन। सॉल्व अ रैंडम प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी का खेल रैंडमनेस पे तो डिपेंड है, एंट्रोपी पे। चलो क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो बंदे हैं, एक दूसरे के आँख के तारे हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं, नफरत करते हैं, दोनों में कंपटीशन है, हेल्दी होना चाहिए कंपटीशन, ज़रूरी है। कि उन्होंने एक बुक पकड़ी, जैसे कोई भी एस.जी. शर्मा कोई भी हो, और उसमें से उन्होंने क्या करा, ए तो उसके सारे 90% सवाल कर पाता है, अगर उसमें 100 क्वेश्चन हुए तो 90 कर लेता है, बी कर पाते 70, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 90/100 हो गई, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 70/100 हो गई। ना करने की अलग बात है, ए की होगी 10/100 और बी की होगी 30/100 कॉम्प्लीमेंट की, वो छोड़ो अभी। अब कोई एक रैंडम क्वेश्चन दिया सर ने, कोई भी उनके सर हैं, उन्होंने रैंडम क्वेश्चन दिया, एस.डी. शर्मा ही है चलो, और रैंडमली उसे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक कर जाए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम कर जाए तो यूनियन ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए सॉल्व कर लेता है 90% क्वेश्चन, बी कर लेता है 70% क्वेश्चन, और कोई रैंडम क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एटलीस्ट एक से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट मतलब ए भी कर सकता है उसे, बी भी कर लेगा और दोनों भी कर लेंगे, ये बात है, ए भी कर लेगा बी भी कर लेगा दोनों भी कर लेंगे। तो इवन हम इवेंट मान लेते हैं कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम, इवन इवेंट है कि ए सॉल्व करेगा रैंडम प्रॉब्लम को, और ए के पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि उसके सॉल्व करने की क्षमता, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 90% है, मतलब 90/100 है, छेड़खानी ना करो। ऐसी E2 हम इवेंट मान लेंगे कि बी कर लेता है सॉल्व प्रॉब्लम को, बी सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी के सॉल्व करने की पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है एबिलिटी उसकी 70% है, तो उसे 70/100 लिख देंगे, 70/100। अब उन्होंने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये पूछी कि रैंडम प्रॉब्लम इज सॉल्व, रैंडम प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, रैंडम प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, बाय वन एटलीस्ट, बाय वन एटलीस्ट। अब जहाँ भी एटलीस्ट आ जाता है वहाँ यूनियन लगती है, ए भी कर पाएगा बी भी कर पाएगा और दोनों भी कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कोई रैंडम प्रॉब्लम एटलीस्ट एक से सॉल्व हो जाए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी कुछ और नहीं है, E1 यूनियन E2 ही होगा।
तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 हम लगा देंगे। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए की अपनी क्षमता है कि वो 100 में से 90 सवाल कर लेता है, बी की अपनी क्षमता है कि वो 100 में से 70 सवाल कर लेता है। ये हमारे रियल वर्ल्ड के जैसे नहीं है बच्चों कि तुझे नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं आ रहा तू बता दे, यही नहीं होता यहाँ। प्लेगरिज्म नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 हर चीज़ बयां नहीं करते, आपको पता है ये इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 होगी प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। अब क्योंकि ए के सॉल्व होने की क्षमता, बी के सॉल्व होने की क्षमता, काबिलियत या प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो अगर क्या सिंपल सी बात होगी, E1 इंटरसेक्शन E2 आपका क्या बन जाएगा, E1 इंटू E2 बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस PE1 इंटू PE2 ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है, 90/100 है। E2 की प्रोबेबिलिटी 70/100 है। माइनस प्रोबेबिलिटी E1 है 90/100 और E2 है 70/100। 100 एलसीएम आ सकता है, अगर आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लो, सब में नीचे 100 आया, यहाँ से आया 90, यहाँ से आया 70, यहाँ से आया 63, 9 7 63, 70 माइनस 63 इज़ 7, 97/100। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब 0.97 कि प्रॉब्लम सॉल्व एटलीस्ट एक से हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो लो देखो, आपसे बोला, अब यहाँ आर्चरी का खेल हो रहा है, धनुष बाण का। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स टारगेट इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स इट इज 2/5। ए ने सही जगह बुलजाई में मारा, 1/3 प्रोबेबिलिटी है, बी ने हिट करा 2/3 से। ऑब्वियसली डार्ट से भी हो सकता है, डार्ट होता है ना मानने वाले, वो चीज़। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट will be hit if both A and B shoot at it. A and B shoot at it. Shoot at it. अब देखो उन्होंने बोला ए के टारगेट को, बुल्सआई को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो इसकी क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टारगेट हिट ही हो जाए जब ए और बी दोनों ने हिट करने का ट्राई करा हो। टारगेट हिट हो जाए जब ए और बी दोनों ने हिट करने का ट्राई करा हो, मतलब ए भी हिट कर पा रहा है, बी भी हिट कर पा रहा है। यूनियन का ही तो खेल है, यूनियन का ही खेल है। ए ने भी शूट करा, हिट हो सकता है, और बी ने शूट करा, हिट हो सकता है। टारगेट एक बार हिट होगा, दो पैरेलल वर्ल्ड है, ए ने हिट करा, हिट हो गया, लग गई बुलजाई में, बी ने हिट करा, हिट हो गया, लग गई बुलजाई में। तो ऑब्वियसली ये भी किसका क्वेश्चन है, यूनियन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की फीलिंग समझो, दोनों ने ट्राई करा हिट करने के लिए और टारगेट हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी हिट कर पा रहा है, बी भी हिट कर पा रहा है और दोनों ही हिट कर पा रहे हैं, इसका मतलब यूनियन का खेल हुआ, ठीक है, यूनियन का खेल हुआ। तो इवन लिखना है, जल्दबाजी नहीं, इवेंट दैट ए हिट द टारगेट, ए हिट टारगेट। इवन इवेंट है कि ए टारगेट को हिट करे, ए इवेंट थोड़ी है, ए तो खुद इवेंट का रचयिता है, लीला उसने रचाई है। तो इवन इवेंट है कि ए हिट टारगेट को कर दे, तो प्रोबेबिलिटी इवन की कितनी है, 1/3 है। इसके बाद E2 ये इवेंट है दैट बी हिट टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिंपल सी बात है, 1/3 के बाद 2/5 है। अब एक सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है P1, P ए हिट और बी हिट, ए हिट और बी हिट, दोनों ने हिट करा, टारगेट लग चुका है, ए हिट या बी हिट, टारगेट
हिट हो चुका है बुलजाई में जब ए और बी ने शूट करा, मतलब ए ने हिट करा या बी ने हिट करा, या जहाँ आ जाए वहाँ पैरेलल वर्ल्ड होते हैं, एक दुनिया में नहीं हो रहा है, अलग अलग दुनिया में हो रहा है। ठीक है, ये बात है। ए हिट और बी हिट आपको पता है डी मोरवे थ्योरम में और बनता है यूनियन, एंड बनता है इंटरसेक्शन, और मतलब होता है पैरेलल वर्ल्ड। कौन से वर्ल्ड? पैरेलल वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया में हो रहा होगा। ए ने हिट करा बुलजाई में अलग दुनिया में, बी ने हिट करा बुलजाई में अलग दुनिया में। तो ए हिट और बी हिट मतलब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ए का इवेंट है E1, बी का इवेंट है E2, और मतलब बना यूनियन। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट ही है ना, पूछ के थोड़ी कर रहे होंगे कि आज तू कर ले हिट कल मैं करूँगा, ऐसे नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही करेंगे, एक का तीर को दूसरे के चीर के निकलेगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2, और समय बचाइए यहीं पे लिख लीजिए E1 और E2 क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। आगे जाके ये क्या बने? प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, क्योंकि इंडिपेंडेंट था ये तो E1 इंटरसेक्शन E2 बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी E2। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E1? इट इज़ 1/3 and another one is 2/5, then multiply is 1/3 into 2/5, we all know एलसीएम आपको 15 ही लेना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 आया, 6 5 11, 11 2 9, 9/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 3/5। आंसर कितना आया बच्चों? 3/5 आया। कितना आया? 3/5। चलिए ऐसे ही करते रहिए, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है